हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अ बिग जॉब इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मैंने कोई काम पकड़ा, वो काम 1 साल से ज्यादा में खत्म होगा। सपोज 3 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे। तो यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर एक ही साल में खत्म हो रहा होता तो भैया मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि हमारी 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है। 1 साल के अंदर खत्म हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। उसी लिए ये एक चैप्टर बनाया गया है विच इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, ये चैप्टर बनाया गया है, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, तो चलो इसको हम समझते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, इसमें बेटा आप ये समझो कि एक होता है ठेकेदार। ठीक है, एक होता है ठेकेदार और एक होता है मकान मालिक। ठीक है, तो जो ठेकेदार होता है वो मकान मालिक, उन दोनों में आपस में डील हुई कि भैया ये घर बनाने फॉर एग्जांपल 3 साल का टाइम लगेगा, और ठेकेदार ने कोट करा कि भैया इतने रुपए लगेंगे। ठीक है, और उनकी डील हुई कि ठीक है भैया हम इतने रुपए देंगे। अब होता क्या है कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि भैया वो 3 साल तक ठेकेदार घर बनाएगा, 3 साल के बाद बोलेगा भैया घर बन गया अब मुझे पैसे दो। सर ये फिजिबल नहीं है। रीजन कि भाई ठेकेदार को बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ता है, बहुत लेबर मिस्त्री ये वो सारे लोगों को हायर करना पड़ता है, और उनको रेगुलरली पेमेंट देनी पड़ती है। डे टू डे पेमेंट देनी होती है या वीकली पेमेंट देनी होती है, या जैसे भी वो पेमेंट करता है। तो भैया वो अपनी लेबर को ये नहीं बोल सकता कि 3 साल बाद पैसे दूंगा, और भैया इसको भी तो अपना घर चलाना है। तो बेसिकली क्या होता है कि ऐसा नहीं होगा कि 3 साल बाद पेमेंट मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, हर साल के बाद हम बैठेंगे, जब साल खत्म होगा तो उसके बाद हम अपना हिसाब किताब करेंगे। सर 1 साल का काम करेंगे और 1 साल जब खत्म हो रहा होगा 31 मार्च को, तो भैया बैठेंगे क्या क्या हिसाब किताब हुआ। ठीक है, अब होता क्या है कि सपोज 1 साल के बाद ये हुआ कि ठेकेदार कहता है भैया इतने रुपए का काम हुआ। ठीक है, तो वो बोलेगा कि भैया मेरे को आप पे यकीन नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा शक्की किस्म का इंसान होता है। वो बोलेगा कि भैया मैं ना आर्किटेक्ट को बुलाऊंगा, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, मैं आर्किटेक्ट को बुलाऊंगा। वो जो बोलेगा कि इतना काम हुआ है तो हम वो बात करेंगे। तो भैया लॉजिकली उसको 31 मार्च को बुलाना चाहिए। तो 31 मार्च को आर्किटेक्ट देखेगा कि यहाँ तक कितना काम हुआ है, बट आर्किटेक्ट के पास इतना टाइम होता नहीं कि वो एग्जैक्ट 31 मार्च को है। तो जब वो इंडिया में होगा या जैसे भी होगा, तो भैया उसका टाइम मिला 1 मार्च को। तो भैया 1 मार्च को आर्किटेक्ट आया और आर्किटेक्ट ने बोला कि भैया इतने रुपए का काम हुआ है या इतना परसेंट काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 40% काम हुआ है पहले साल के एंड में, तो 40% के जितने पैसे बनते हैं, ठीक है, वो पैसे उसके बनते हैं ठेकेदार के। समझ आ गई? तो इसका मतलब अगर ये साल हमारा 31 मार्च को खत्म हो रहा है और आर्किटेक्ट आया 1 मार्च को, तो उसने यहां तक का काम कर दिया सर्टिफाइड कि भैया इतना यहां तक का काम हुआ है, और उसके बाद भैया 1 साल में इतना टाइम भी तो बच गया। ये जो टाइम है इसको तो आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई करा नहीं, क्योंकि ये तो लंदन चला गया। अब ये पता नहीं कब आएगा, जब दोबारा आएगा 6 7 8 महीने बाद जब भी आएगा, तो भैया इससे डेट लेके हम बोलेंगे भैया दोबारा आके पता अब तक कितना काम हो गया, क्योंकि मकान मालिक को तो नॉलेज है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इतना जो काम उसने चेक कर दिया, तो इस इतने काम को बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। क्या बोलते हैं बेटा? वर्क सर्टिफाइड। ये वो वाला काम है जो आर्किटेक्ट ने सर्टिफाइड कर दिया है कि भैया मेरे हिसाब से इतना काम हो रखा है, क्योंकि ये तो ये तो यहाँ पे आया था। तो इसको इतने काम को बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। इसको क्या बोलते हैं? वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है बच्चों, तो ये काम जो आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई कर दिया उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। बेसिकली इसके अंदर ना प्रॉफिट इंक्लूड होता है। तो ये जो भी वैल्यू दी होती है इसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है, और इसीलिए ये जो वैल्यू होती है ये सेलिंग प्राइस पे होती है। इट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन इज इंक्लूडेड। और जो वर्क अनसर्टिफाइड होता है इट इज एट कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इन्हें सर्टिफाइड ही नहीं करा हुआ, तो भैया ये कॉस्ट प्राइस पे ही लगता है। इसमें
प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता। अच्छा, 1 साल का जो प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल प्रॉफिट तो है नहीं, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट तो हमें 3 साल बाद पता लगेगा। तो 1 साल का अभी तक हम जो हिसाब करते हैं उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं बेटा नोशनल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा नोशनल प्रॉफिट। सर नोशनल प्रॉफिट क्या होता है? ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। नोशनल प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड। मतलब ये है कि भैया जो वर्क सर्टिफाइड है उसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। तो जब हम जो इसकी वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, अगर हम उनका डिफरेंस देखेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, उसको बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। सर व्हाई द वर्ड नोशनल इज यूज्ड? बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअल। समझ आई? ये अभी हम बीच में ही एक एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ WC मतलब वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए ले लिए। क्या ले लिए? 20 लाख। ठीक है, फिर ऐड करेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड। तो इसमें ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड। ठीक है, तो सपोज जो अभी सर्टिफाइड नहीं है उसकी कॉस्ट है 1,50,000 रुपए। ठीक है, तो भैया जो काम हो गया है और जो काम हो गया है बट वो अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ है, तो वो है हमारा 21,50,000 रुपए का। कितने का? 21,50,000 रुपए का। ठीक है, अगर उसमें से हम लेस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो जो काम हो गया है और जो काम सर्टिफाइड हो गया है, जो काम सर्टिफाइड नहीं हुआ है, मतलब काम हो गया बट वर्क अभी सर्टिफाइड नहीं है, तो काम तो हो गया ना, तो ये टोटल मेरा। ठीक है, इसमें से अगर मैं कॉस्ट माइनस कर दूं, इसमें से अगर मैं माइनस क्या कर दूं? कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, मतलब अभी तक की जो कॉस्ट माइनस कर दूं, तो फॉर एग्जांपल 19 लाख रुपए अभी तक की मेरी कॉस्ट आई है, तो जो मेरा आंसर आएगा 2,50,000, ये जो आंसर आया 2,50,000। ठीक है, इसको बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? नोशनल प्रॉफिट। समझ आ गई? ये इसका बेसिक तरीका है। मतलब बेसिकली क्या है, आप इस फॉर्मेट को समझ लेना, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, और ये जो इसमें भी मेरा माल देखो, ये तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है ना, और इसमें ये कॉस्ट है, तो इसको मिला के इसमें सारी कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, इसको बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। सर एक कंसेप्ट और होता है, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है। अभी हमने नोशनल प्रॉफिट ढूंढा, अब हम ढूंढ रहे हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, सर व्हाट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट? तो भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि भैया ये घर बनाने के 3 करोड़ रुपए लगेंगे, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। समझ आई? तो फॉर एग्जांपल जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो है 30 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 30 लाख। ठीक है, फिर उसमें लेस करेंगे टोटल कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। क्या लेस करेंगे? टोटल कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। कितना खर्चा अभी तक हो चुका है? फॉर एग्जांपल 21 लाख रुपए का खर्चा ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, तो कितना बचा? 9 लाख रुपए बचा। ठीक है, फिर ये मेरा भी प्रॉफिट नहीं है, अभी मेरा खर्चा और होगा। ये तो भैया टोटल 30 लाख रुपए मिलेंगे, अभी तक कितना खर्चा हो गया? 21 लाख। और कितना खर्चा होना बाकी है तो हम लेस करेंगे आगे, क्योंकि अभी काम चल रहा है। तो एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट, क्या करेंगे? एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट, हम करेंगे एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट।
टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। ये कितना दिया हुआ? 3,50,000 रुपए। ये और खर्चे होंगे, तो भैया ये और खर्चे होंगे, इसको हम लेस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो मेरे पास आ गया 5,50,000 रुपए। ये क्या आ गया? 5,50,000 रुपए। इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है बेटा, ये दो कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट को पैटर्न को याद कर लो, याद रखने हैं। ठीक है, हाँ सर एक कंसेप्ट और होता है, उसको बोलते हैं कैश रेशो। भैया फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट ने बोला कि भैया इतने रुपए का काम हो गया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए का काम हो गया, तो भैया जो मालिक होता है वो 1 करोड़ रुपए नहीं देगा, वो क्या करेगा? पैसे रोक के रखता है। फॉर एग्जांपल कैश रेशो डिसाइड हुई इन दोनों की 80%। सर इसका मतलब क्या है कि भाई जितना काम हो गया ना, हम मान रहे हैं 1 करोड़ का काम हुआ है, समझ आ रही है? जो मालिक है, मकान मालिक को कह रहा है कि 1 करोड़ रुपए का काम हुआ है, ठीक है, बट वो बोल रहा है मैं 80% ही पैसा दूंगा और 20% पैसा रोक के रखूंगा। सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि भैया फॉर एग्जांपल उसको बनाने दे 3 फ्लोर और ऊपर 2 कमरे और बनाने दे। अब 3 फ्लोर बन गए, 3 फ्लोर के अगर वो पूरे पैसे दे देगा, अगर 3 फ्लोर के वो पूरे पैसे दे देगा और आगे कॉन्ट्रैक्टर को कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या करेगा? सारा काम छोड़ छाड़ के वो दूसरे पे चला जाएगा। वो बोलेगा भैया जितना 3 फ्लोर बना लिया मैंने, उतने पैसे ले लिए, कहानी खत्म। उससे नुकसान किसको होगा? जो मकान मालिक है उसको होगा। रीजन क्या है? अगर वो किसी दूसरे ठेकेदार को हायर करता है, तो भैया फॉर एग्जांपल उस 2 कमरों को बनाने में 5 लाख रुपए लगने थे, तो लगेंगे 15 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि भैया जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर है उसका तो ऑलरेडी पूरा सेटअप लगा हुआ था, पूरा मशीनरी, लेबर, ये वो सब लगा हुआ था, और अगर हम नए कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे तो वो दोबारा से पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा, तो वो उसको कॉस्टली पड़ेगा। समझ आ रही है? तो इसीलिए क्या करते हैं, कुछ पैसे को रोक के रखते हैं, तो उसको बोलते हैं कैश रेशो। कैश रेशो 80% है, तो इसका मतलब 80% देंगे और 20% रोक के रखेंगे। जो रोक के रखते हैं उसको बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन रेशो अगर मैं पूछूं तो भैया 20% रिटेंशन है, और देने वाला को हम कैश रेशो बोलते हैं। समझ आ गई? तो ये यहाँ पे हमारे कंसेप्ट थे जो मैंने आपको यहाँ पे समझाए। अब हम चलते हैं अपने एक कंसेप्ट और है, ठीक है, लेट अस मूव टू वन मोर कंसेप्ट। ठीक है, क्या होता है कि जब 1 साल के बाद हमने ये डिसाइड किया कि भैया हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है, अब वो सारा का सारा प्रॉफिट ना हम अपने घर नहीं ले जाते। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि भैया आगे भी काम चल रहा है, कुछ ऊपर नीचे 19-20 कोई नुकसान ये वो हुआ, तो क्या करते हैं, सेफ साइड लेके चलते हैं। मतलब मैं ये बता रहा हूं, जो हमारा नोशनल प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा हम घर नहीं ले जाते, हम उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़े को हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और एक टुकड़े को हम रिजर्व में भेज देते हैं। ठीक है, एक टुकड़ा कहाँ जाता है? P&L अकाउंट में, एक टुकड़ा जाता है रिजर्व में। मतलब हम इसको छुएंगे नहीं कि भैया ये हमारा थोड़ा ना बाद में काम आ जाएगा अगर ऊपर को 19-20 हुई। समझ आ रही है? ठीक है, मतलब यार सिंपल सी बात है ना। सपोज मैंने आज 1,000 रुपए कमाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं 200 रुपए साइड रख देता हूँ कि भैया थोड़ा रिजर्व बना के रखूं ना, कल को मुझे मुसीबत में काम आएंगे। और 800 रुपए मैंने सोचा कि चल भाई ये मैं खर्च करने हैं, तो ये इनमें से खर्च करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, सारा का सारा हम P&L में मतलब अपने घर नहीं ले जा सकते। समझ आ रही है? ये मैं अपना प्रॉफिट इसी को मानूंगा और इसको मैं रिजर्व में डाल दूंगा। बस सिंपल सी बात ये समझना। तो सर इसका क्या, इसके कुछ कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, ये मेथड होते हैं, वो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर वर्क सर्टिफाइड लेस देन 1/4 है, मतलब अगर वर्क सर्टिफाइड, WC मतलब वर्क सर्टिफाइड, अगर वो लेस देन 25% है, 25% बोल दो या लेस देन 1/4 बोल दो, 1/4 मतलब 25% ही होता है, तो हम P&L में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। समझ आ रही है? तो हम P&L में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो मैं P&L का क्या बता रहा हूं, बाकी जो डिफरेंस है वो रिजर्व में बाय डिफॉल्ट जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो मैं P&L वाली कहानी आपको बताता चलूंगा। सर अगर वर्क सर्टिफाइड 25% है या उससे ज्यादा है, मतलब मैं ऐसे लिखूं, अगर वर्क सर्टिफाइड
ग्रेटर देन इक्वल टू 25% बट लेस देन 50%, ठीक है। या मैं इसको दूसरी भाषा में लिखूं, वर्क सर्टिफाइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 एंड लेस देन 1/2। समझ रहे, इधर इक्वल टू नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। 50% से लेस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, P&L में कितना ट्रांसफर करेंगे, जो भी नोशनल प्रॉफिट होगा, जो भी, चलो मैं इसको मिटा ही देता हूँ, इससे क्या कंफ्यूज हो रहे हो ना, ये समझ आ गया। रिजर्व को मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, इसको इधर ले जाके लिख देता हूँ कि भैया जो डिफरेंस है वो रिजर्व है, तो मैं इसका लिख रहा हूँ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, जो भी हमारा नोशनल प्रॉफिट आया उसका 1/3, उसका 1/3 हम ट्रांसफर करेंगे। उसका क्या करेंगे बेटा, 1/3 ट्रांसफर करेंगे। समझ आ रही है, एक मेथड तो ये है, समझ आ रही है। इसी का एक और तरीका होता है, वो होगा नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर वर्क सर्टिफाइड भैया 25% से ज्यादा है या उसके इक्वल है और 50% से लेस है, तो हम इन दो में से कोई एक फॉर्मूला लगाएंगे, इन दो में से कोई एक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलो, ये केसेस हैं भाई। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसको ऐसे करके ये बना देता हूँ ना, ताकि आपको डिफरेंस समझ आए। ये अलग केस था, ये पहला केस था, ये दूसरा केस है, ठीक है। फिर थर्ड, अगर वर्क सर्टिफाइड, अगर वर्क सर्टिफाइड ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, 50%, लेस देन 90 है, लेस देन 90% है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, हम कितना ट्रांसफर करेंगे, तो नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो बेसिकली इसको ना कैश रेशो बोलते हैं, वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सिचुएशन के हिसाब से है, समझ आ रही है। तो आप परसेंटेज वाला ध्यान रखो यार, है ना, इसमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना अगर हाफ में ऐसे दिया हुआ तो, ठीक है। डन है, डन। अब चल सर, एक चौथा केस और बच गया, जब 90% या 90% से ज्यादा है, ठीक है। इसको बोलते हैं व्हेन द वर्क इज नियर कंप्लीशन, ठीक है। तो मैं ये, मुझे उम्मीद है ये आप सबने लिख लिया होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें मेरे को ऐसे मूव करने का भी ऑप्शन है, ठीक है। चलो, अब हम दूसरा लास्ट वाला ऑप्शन कर रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, व्हेन दी वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90%, ठीक है। अगर 90% या उससे ज्यादा काम हो गया है, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, ABCD, ठीक है। तो चारों मेथड मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है बेटा। बेटा इसके बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं। अगर अगर हमारा नियर कंप्लीशन, इसको नियर कंप्लीशन भी बोलते हैं, ठीक है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, व्हेन द वर्क इज नियर कंप्लीशन। अगर नियर कंप्लीशन वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 90% या उससे ज्यादा है। तो भाई मैं एस्टिमेटेड, तो यहाँ पे हम कितना ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में, वो पहला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, इसमें यूज होगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है।
क्योंकि अब तो एकदम लास्ट आ गया, तो लास्ट में तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट यूज होगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। ऐसे दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, जो हम जो आंसर आएगा वो पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है, मैं इसी को, अरे यार ठीक है बेटा, ये बी है। तो ये बी वाला फॉर्मूला एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय डब्ल्यूसी मतलब वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, जिसको कैश रेशियो भी बोलते हैं। सी वाला हमारा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क। ठीक है, फिर हमारा डी आएगा। डी वाला जो फॉर्मूला है वो एक तो यही है। ठीक है, क्लोन। ठीक है, और इसी में आगे कैश रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी में आगे कैश रेशो ये है कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है ये आपको चारों मेथड, ये फॉर्मुलेज हैं, समझ आई। तो किसी में ये तो आपकी मर्जी है कौन सा भी फॉर्मूला लगाओ। तो मैं इसको अगर ऊपर नीचे ऐसे करता हूं तो भाई इसमें आप देख लो। ठीक है, पहला नोशनल प्रॉफिट था, ये वाला मेथड है, जब लेस देन 25% है कुछ नहीं करते, घर कुछ नहीं ले जाएंगे। यहाँ पे है तो ये दो फॉर्मूले से कोई से भी यूज करो। ठीक है, 50% से 90% में ये यूज करो, और उसके बाद इसमें ये चारों आप यूज कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब एक पॉइंट और दिया हुआ है, लॉस ऑन अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट में लॉस आता है तो इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑन अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट दिस शुड बी ट्रांसफर टू फुल इन पीएनएल अकाउंट। तो सारा का सारा पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। लॉस तो भैया हमें पीएनएल में ट्रांसफर करना है, क्योंकि लॉस तो मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम वो एक अकाउंटिंग करते हैं ना, नेगेटिव अकाउंटिंग करते हैं कि भैया प्रॉफिट होगा तो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो नहीं मानेंगे, लॉस होगा तो मान लेंगे, बस वो वाला। ठीक है, चलो अब बच्चों, अब हम काम स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंट से। ठीक है, चलो तो मैं आपको इलस्ट्रेशन जो क्वेश्चन है ना वो लिख रहा हूं। ठीक है, आप ये मान लो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं और बार बार हम इसको देखते रहेंगे। ठीक है, द फॉलोइंग was the expenditure on the contract, the following इधर लिख रहा हूं, was the expenditure on the contract। the following was the contract for, contract कितने रुपए का है, फॉर 12 लाख, 12 लाख का है। ठीक है, commenced in January, commenced in January 2023, 2023।
तो हमें दिया हुआ मटेरियल 2,40,000, मटेरियल 2,40,000, ठीक है। फिर दिया हुआ वेजेस 3,28,000, 3,28,000। फिर दिया हुआ प्लांट 40,000। फिर दिया हुआ ओवरहेड्स, ओवरहेड्स दिया हुआ 17,200, ठीक है। फिर दिया हुआ वर्क सर्टिफाइड, वर्क WC मतलब वर्क सर्टिफाइड, तो ये दिया हुआ 8,000। ओहो, ये वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ भाई, ये दिया हुआ वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। ये हमें दिया हुआ 8,000 रुपए। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर, तो कैश रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर 2023 was 4,80,000, was rupees 4,80,000, being 80% of work certified, being 80% of वर्क सर्टिफाइड। WC मतलब, इसका मतलब ये कह रहा है भैया कैश रेशियो 80% थी, ठीक है, और जो 80% हमें पैसा मिला दैट इज 4,80,000, ठीक है। मतलब कैश रेशियो 80% पैसे मिलना था, और वो पैसा जो 80% है वो 4,80,000 है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड, द वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड, ठीक है, ये दिया हुआ है ₹12,000, ₹12,000। द प्लांट हैड अंडरगॉन 20% डेप्रिसिएशन, और चलो मैं लिख देता हूं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज 20%, ठीक है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये आपका क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि PDF में वो वाइट बैकग्राउंड होता है तो थोड़ा सा ना समझ नहीं आता, दिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये लिखा क्वेश्चन। अब मैं बना रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। क्या बना रहा हूँ? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सर ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बेसिकली इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है P&L अकाउंट। P&L अकाउंट ये कहता है ये वाली साइड ना गंदी साइड है, सारे एक्सपेंसेस इधर लिखेंगे, ये वाली साइड ना सारी अच्छी साइड है, समझ आई? जो भी हमारे रेवेन्यू इनकम्स वगैरह होती है उन हम उसको इधर लिखेंगे, ठीक है। मतलब मैं बोलूंगा सारे खर्चे इधर लिखूंगा, और जो खर्चे सपोज बच रहे हैं वो इधर लिखूंगा, जो इनकम हो रही है वो इधर लिखूंगा, ठीक है। चलो इसको हम करना स्टार्ट करते हैं बेटा। बताओ सबसे पहले मेरा क्या क्या लग रहा है। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कि भैया टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो मेरे को 12 लाख रुपए की बात हुई है, ठीक है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट की 12 लाख रुपए की बात हुई है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ टू मटेरियल्स, ठीक है, कि भैया पहला खर्चे का नाम क्या है? मटेरियल। सर कितने रुपए का? 2,40,000, 2,40,000 रुपए का मटेरियल लग रहा है, ठीक है। फिर दूसरा खर्चे का नाम क्या है? टू लेबर, कि भैया लेबर को पैसे दे रहे हैं, है ना, जो जो खर्चे हैं। वेजेस लिख, टू वेजेस लिख दो, टू लेबर लिख दो, 3,28,000, 3,28,000, ठीक है। फिर मेरा प्लांट में खर्चा हुआ, ठीक है, टू प्लांट दैट इज 40,000, ठीक है। फिर और मेरा खर्चा क्या हुआ? ओवरहेड का खर्चा है मेरा, है ना, टू ओवरहेड्स, तो ओवरहेड में मेरा खर्चा हुआ 17,200, ठीक है बेटा। चलो ये बात हमें समझ आ रही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया मेरे पास द वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड, अब 12,000 रुपए का माल बचा हुआ है। इसका मतलब आप ये एज्यूम कर लो कि मेरा खर्चा 2,40,000 हो गया, बट 12,000 का माल बच गया। तो आप ये मान के चलो कि मैं आप ये मान के चलो मैं इसको बेच दूंगा तो 12,000 मिल जाएंगे, है ना। या ये मान लो कि मटेरियल का खर्चा 2,40,000 माइनस 12,000, अगर इसमें से माइनस करना होगा तो इधर लिखते हैं, पता है।
तो हम इधर लिखेंगे बाय मटेरियल इन हैंड। क्या लिखेंगे? बाय मटेरियल इन हैंड। ठीक है, तो मेरे पास कितने रुपए का मटेरियल बचा हुआ? 12,000 का। ठीक है, फिर मेरे पास प्लांट कितने का बचा हुआ है, तो इधर लिखेंगे बाय प्लांट इन हैंड। ये प्लांट सारा थोड़ी यूज हो गया, प्लांट में डेप्रिसिएशन हुआ है कितना? 20%। तो अगर मैं 20% डेप्रिसिएशन माइनस करके मैं इधर बोलूं कि 32,000 रुपए का प्लांट तो बच गया। समझ आई? ठीक है, या मैं ऐसे भी ले सकता था कि भैया इधर मेरा जो खर्चा हुआ है नेट, जो प्लांट का खर्चा हुआ 8,000 रुपए का हुआ। ठीक है, तो लेकिन हम इधर शो करते हैं, ये बेटर रहता है। ठीक है, बाय प्लांट हमने किया कितना? 32,000 रुपए। उसके बाद बाय वर्क इन प्रोग्रेस हम इधर लिखेंगे, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, इसमें दो चीजें आती हैं, वर्क सर्टिफाइड, क्या आती है? वर्क सर्टिफाइड, और आता है वर्क अनसर्टिफाइड। मैं इसको पूरा नाम ले रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, तो दो बातें आएंगी, वर्क सर्टिफाइड और दूसरी क्या होगी? वर्क अनसर्टिफाइड। तो सर वर्क सर्टिफाइड कितने रुपए का है बताओ? मुझे 80% कैश रेशो के हिसाब से, मतलब अगर मैं बोलूं कि भैया जो भी वर्क सर्टिफाइड था, ठीक है, ये रेफर कर रहा हूं, जो भी वर्क सर्टिफाइड था उसका 80% मुझे पैसा मिलना है। यही है ना कैश रेशो का मतलब, यही है। तो वर्क सर्टिफाइड का 80% कितना अमाउंट हुआ? सर ये हुआ 4,80,000। कितना हुआ? 4,80,000। इज दैट क्लियर? वर्क सर्टिफाइड वो कितना है सर? वर्क सर्टिफाइड का 80% मुझे 4,80,000 दिया हुआ है। अगर मुझे वर्क सर्टिफाइड निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 4,80,000 इंटू 100/80 करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 6 लाख रुपए। इसका मतलब भैया 6 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड था। मालिक भी ये कह रहा है कि 6 लाख रुपए तेरे बनते हैं, लेकिन मैं 80% दूंगा, तो ये ले भाई 4,80,000 रुपए। समझ आई? तो ये मैंने, ये रफ वर्क है भाई, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी। ठीक है, ये मेरा रफ वर्क है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप इसको लिख लो, आप इसको लिख लो कि ये कैसे आया। तो मेरा जो वर्क सर्टिफाइड है वो कितना आया? 6 लाख। वर्क सर्टिफाइड कितना आया? 6 लाख। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो वर्क सर्टिफाइड मेरा आया 6 लाख। ठीक है बेटा, तो वर्क सर्टिफाइड है 6 लाख। और सर वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? ठीक है भाई, वर्क अनसर्टिफाइड वो क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में दिया होगा, वो आपको निकालने की जरूरत नहीं होती। तो ये हो गया 8,000। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे, और वर्क सर्टिफाइड मतलब जो आर्किटेक्ट भी बोल के भैया इतने रुपए इसको दे देना, मतलब इतने रुपए इसके बनते हैं, लेकिन आगे जो मालिक है और कॉन्ट्रैक्टर है उसकी आपस में डील हुई है कि भैया जो भी पैसे बनते हैं तेरे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन 80% ही दूंगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 80% ही दूंगा, है ना, ये लिखा हुआ 80%, इसलिए वो 4,80,000 दिया हुआ। लेकिन हमें यहाँ तो ये लिखना है कितने पैसे बनते हैं, दैट इज वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अब मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। ठीक है, तो भैया टोटल करूंगा तो 6,52,000 आ रहा है। इधर भी लिखूंगा तो ये आ रहा है 6,52,000। टोटल बड़े वाला टोटल इधर आएगा, और इधर आएगा जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसको बोलते हैं टू नोशनल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा? टू नोशनल प्रॉफिट। तो सर ये नोशनल प्रॉफिट कितना है? 26,800। समझ आई? ये जो 26,800 है इसको हम इधर लेके जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इधर लिखेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? बाय नोशनल प्रॉफिट। तो सर ये मेरा नोशनल प्रॉफिट कितना है? 26,800, जो हमने इधर लेके आए। ये वैसे ही है ना जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से P&L में लेके जाते थे। अब इस प्रॉफिट के दो टुकड़े करते हैं, एक टुकड़े को हम लिख देंगे टू P&L अकाउंट, एक को हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे, और बाकी बचे हुए को हम रिजर्व में डाल देंगे। सर यहां क्या डालें? सर ये कितना है, पहले तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा मेरा काम कितना हुआ है। समझ आ रही है? जैसे मेरा वर्क सर्टिफाइड कितना है? 50% है, से 90 के बीच में है, 90 है से अबव है, या उससे पहले वाला है। ठीक है, तो मुझे तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक ही स्क्रीन में ले आता हूँ ना, थोड़ा छोटा करके, एक स्क्रीन में आ गया। ठीक है, शायद आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। पहले तो हमें निकालना है ये, पहले तो हमें पता होना चाहिए ना ये किस कैटेगरी में लाई करता है, समझ आई। पहले हमें पता होना चाहिए किस कैटेगरी में लाई करता है। तो भाई मेरा जो वर्क सर्टिफाइड है, ठीक है, ये पता कैसे पता लगेगा, बताओ आपका वर्क सर्टिफाइड कितना है सर? 6 लाख। अरे मेरा वर्क सर्टिफाइड कितना है सर? 6 लाख। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 12 लाख। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, समझ आ रही है? 6 लाख और 12 लाख, ठीक है। तो मेरे पास रफ वर्क के लिए जगह नहीं बची, आप समझ रहे हो? वर्क सर्टिफाइड कितना? 6 लाख। तो आप कर लो 6 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100, बताओ कितना हुआ। जो वर्क सर्टिफाइड है उसको ऊपर रखना है, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसको नीचे रखना है। इसका मतलब जो 12 लाख का काम था, आपने 6 लाख का काम किया, तो 6 लाख अपन 12 लाख इंटू 100, तो 50% काम हुआ है। समझ आ रही है? लॉजिक भी क्लियर है कि भैया 12 लाख में से 6 लाख का काम हुआ तो 50% काम हुआ है। अगर 50% होता है, 50% होता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारे पास फॉर्मूला होगा जो भी ये 26,800 है इसका 2/3 और 80%, ठीक है। समझ आई? सर एक बार फॉर्मूला दिखा दो, देख लो भाई। अगर 50% के इक्वल है और वो 50% इक्वल आ रहा था, तो यहां नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन 50% है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 50% इधर है। तो नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 कर दो, या बेटर ये बड़े वाले फॉर्मूले होते हैं, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रेशियो। कैश रेशियो मतलब कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव्ड आपका कितना है? 4,80,000 और वर्क सर्टिफाइड है 6 लाख, तो बेसिकली वो 80% ही हुआ है, ठीक है। तो मैं इधर इसको लिख देता हूँ 80/100, ठीक है। इसको ये कैश वर्क सर्टिफाइड अपॉन कैश रिसीव्ड क्या है? 80%। तो ये आया 14293, ठीक है। और मेरा रिजर्व में बैलेंसिंग फिगर रिजर्व में चली गई 12,507। समझ आ गई? बस ये हमारा अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो बेटा दिस वाज योर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। ये हमने क्या बनाया? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया। बस ये अकाउंट P&L की तरह है, सारे खर्चे इधर लिख दिए, जो खर्चे बच गए वो इधर लिख दिए, जो रेवेन्यू है कि भैया मेरा ये रेवेन्यू है और ये वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब मेरा ये आउटपुट है ना, ये पैसे तो यहीं से कमाने हैं ना। तो ये मेरी इनकम हो गई एक तरीके से, मेरा सेल हो गया, सेल है ना, क्योंकि अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब मैंने अभी केवल आधा माल ही बेचा है, ये समझ लो ऐसे, ठीक है। और क्योंकि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है, बेसिकली ये वाला जो प्रॉफिट है ये इसी में से निकल के आ रहा है, ये वाला जो प्रॉफिट है ये इसी में से निकल के आ रहा है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है। और ये आपका पूरा पैटर्न है। इस लास्ट में अकाउंट क्लोज करके फिर छोटा सा अकाउंट और बनता है कंटिन्यूएशन में। इसके दो पार्ट होते हैं। ये फॉर्मूला लगाना इज योर मेन पॉइंट इन दिस चैप्टर। समझ आ गई? चलो तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।